आर्थिक शब्दावली, इकोनॉमिक टर्म्स, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, मैंने उसमें बताया था। भाषा पर हमेशा नियंत्रण रखिए, यह इससे आपको हमेशा एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा। बी मल्टीलिंगुअल, लेकिन डिक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डिक्शन का सिलो मतलब बताइए तो और क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? लेक्सिकन हो सकता है। तो एक शब्द के अनेक शब्द, और मज़ा आएगा। मतलब आप यदि पढ़ने और इसके तुलना को एंजॉय कर लेंगे तो सवाल का जवाब कैसे टोडा से आपको तमिलनाडु पता चल जाता है। भाषा को पकड़िए, ठीक है। और बहुत सारा जो ये एब्रिविएशन होता है तो भाषा से पकड़ में आ जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है जो हिंदी, जैसे हिंदी में पढ़िएगा और इंग्लिश में पढ़िएगा, आंसर मिल जाएगा। 10 सवाल ऐसा होता है जिसका इंग्लिश वर्जन पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि हम हिंदी वाले हैं तो एलियन नहीं ना है, हिंदी वाले हैं तो कोई गुनाह नहीं ना किए हैं। हिंदी जानने वाला व्यक्ति हमेशा बहुभाषी होता है। पूछो कैसे? जो हिंदी जानेगा उसको कम से कम एक भाषा और जानना है। जैसे एक जर्मन जानने वाला व्यक्ति जर्मन जान के जिंदा हुआ, जर्मन जान के मर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या इंडियन ऐसा कर सकता है? कोई भी इंडियन यदि पैदा हुआ तो कम से कम 2 भाषा उसको जानना ही पड़ेगा। और हमारे यहाँ तो कम से कम एक लोकल लैंग्वेज, सबका मातृभाषा अलग है, MIL, तो 3 भाषा हो गया। किसी का वज्जिका है, किसी का अंगिका है, किसी का मैथिली है, किसी का भोजपुरी है, किसी का सोरठी है, किसी का कुछ है। बोलियाँ 4200 है। कितना है? 4200। तो भाषाओं का खेल समझिए उससे। और ये जो हम लोग क्या एब्रिविएशन है, क्या है इसको क्या बोलते हैं? सिनोनिम और एक्रोनिम। तो इन चीज़ों को फैलाना है, संक्षेप करना है, विस्तारित करना है। तो ये भाषा का ही खेल है। चलिए आगे लिखिए। लिखिए RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बैंक में जब जाएंगे ना तो 2 फॉर्म मिलता है, एक NEFT का फॉर्म मिलता है, एक RTGS का। तो NEFT कम अमाउंट के लिए और RTGS अधिक अमाउंट के लिए। तो 2 लाख से ऊपर की राशि होगी तो RTGS, और 2 लाख से कम का राशि होगा तो NEFT। पहले यह 1 लाख था। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए CTS। CTS चेक के बगल में CTS चेक होता है, उसको लिखते हैं चेक ट्रंकेशन। ट्रंकेशन TRUNCATION, ट्रंकेशन TRUNCATION, ट्रंकेशन। चेक ट्रंकेशन। चेक का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ, ये मल्टीपल में बोल रहा है, ठीक है। यू बोलने में इसको बहुत आनंद आ रहा है। क्यू का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ, तो लाइन कतार होता है ना, तो जो लाइन लगती है, लाइन का इंग्लिश क्या होता है? क्यू। स्टैंड इन ए क्यू। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ क्यू? क्यों क्यों हम नहीं पूछ रहे हैं, हम जान के पूछ रहे हैं। लाइन होता है ना, कतार, हैं, इसको कहते हैं क्यू। क्या कहते हैं? क्यू। इसलिए सोच रहा कि सर हिंदी में लिख रहा है, अंग्रेजी में लिखते तो स्पेलिंग हो जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग। QU EU। अब याद रहेगा। इसी तरह का एक किताब था जो वेन सांग लिखा था, उसका क्या नाम था? COK। चलिए, क्यू का स्पेलिंग ऐसे होता है। ऐसे ऑमलेट का स्पेलिंग क्या होता है? खाली खाते हो नहीं? क्या होता है जी ऑमलेट का? ठीक, डबल ई नहीं, हाँ ठीक। चलिए, चेक ट्रंकेशन हो गया। देखिए, मेरिट गुड्स, कोई बता सकता है मेरिट गुड्स इसको कहा जाएगा? गुणात्मक वस्तुएं, मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स, ठीक है। मेरिट गुड्स इसको कह सकते हैं इनमें गुणवत्ता का स्तर बेहतर हो और जिनको बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी हो। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब में जो चीज़ें हैं ना, बुनियादी उद्देश्यों, यानी शिक्षा स्वास्थ्य क्या है? बुनियादी उद्देश्य है। इसको प्राप्त करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता आपूर्ति होती है उसको मेरिट गुड्स कहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं को बरकरार रखने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उनको मेरिट गुड्स कहते हैं। एसेंशियल। एक थ्योरी बार बार आएगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी।
ट्रिकल डाउन, TRICKLE, ट्रिकल, समझते हो क्या होता है? टिप टिप बरसा पानी, दैट इज ट्रिकल। TRICKLE, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ये जैसे बता रहे हैं ना, आज के बाद इसको याद ही रखना है। अभी तक जितना पीछे पढ़े उसमें कोई भूल जाएंगे? 10 वर्ड हमने बोला है, जिसमें 6 आपको पहले से याद था, 4 आज याद हो गए। तो ट्रिकल डाउन लिखिए, इसको हिंदी में लिखेंगे टपकन सिद्धांत, बोलो टिप टिप, यानी ऊपर में कोई चीज़ ठीक कर दिए, नीचे वो अपने आप चला जाएगा, या चाहे उसी तरह का, उसी को कहते हैं। यानी कि यदि ऊपरी वर्ग में कोई चीज़ काम हो रहा है तो समाज के निचले वर्ग तक भी पहुंचेगा, इसी को ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। यानी लिखिए, उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पे बैठे लोगों तक भी पहुंचने की थ्योरी को ही ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। When the development of the higher class or masses trickle down to the marginal people, that is called trickle down theory। क्या ही जो व्यवस्था है उसको ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए आय की समान वितरण, मान लीजिए सब लोग के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आय का सिद्धांत, तो वो सब चीज़ों को जब आप ऊपर में बराबर करेंगे तो नीचे भी करना ही पड़ेगा या उसके लिए उपाय करना पड़ेगा, इसी को ट्रिकल डाउन कहते हैं, नीचे भी होना ही पड़ेगा। ये बताइए, नॉर्मल आप लोग से पूछ रहे हैं, इसमें है नहीं वो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल? तो मान लीजिए जैसे बढ़िया है, थोड़ा सा डिस्कस करें तो सो दैट कि दिमाग, तुम शांत रहो। क्या है कि फिर उससे जिनके अंदर जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी, जिज्ञासा से ही ज्ञान होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया है, अब तो 1 लाख में कोई बिजनेस शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम 1 लाख का महत्व मानते हैं कि है। 1 लाख है तो यह 1 लाख रुपया है, ये क्या है? ये कैपिटल है कि मनी है? ये मनी है, यहीं पर कंसेप्ट है। यह केवल और केवल मुद्रा है, पैसा है। यह क्या है? पैसा है। पैसा में जब जोखिम डालेंगे, मनी प्लस रिस्क इज इक्वल टू कैपिटल। यह भी 1 लाख ही होगा, लेकिन वह पैसा क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कोई आए मेरे पास, बोले कि चलिए आपके कोचिंग में हम 1 लाख रुपया लगा देते हैं, तो इससे बड़ा तो कोई रिस्क हो ही नहीं सकता। जहाँ मान लीजिए समाज कल्याण का भी भाव है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो हो सकता है पैसा लौट जाए, हो सकता है नहीं भी लौटे, तो इसी को कहते हैं रिस्क। लेकिन यदि हो सकता है कि मान लीजिए वैसा सिचुएशन आ जाए कि भाई कोचिंग पूरा हिट कर जाए, यूट्यूब पर वायरल हो जाए, तो वैसा हो सकता है, लेट्स होप। तो इसमें क्या है कि फिर वो अचानक से उनका पैसा जो उन्होंने रिस्क डाला था उसके अमाउंट पर डिविडेंड पे करेगा। क्या पे करेगा? डिविडेंड, दैट विल पे लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत ज़्यादा पे करेगा। तो वो 1 लाख लगाए और करोड़पति हो सकते हैं। तो इसको समझ में आ गया कि पैसे में जोखिम डालेंगे तो वो पूंजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैपिटल बन जाएगा। कैपिटल मतलब पूंजी बन जाएगा। यह भी इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कोर कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसी को जोखिम पूंजी भी कहते हैं कई बार। जोखिम पूंजी का इंग्लिश क्या होता है? वेंचर कैपिटल। देखिए, जोखिम पूंजी इंग्लिश में वेंचर कैपिटल। और यदि कोई ऐसा फंड हमने रखा है जो किसी विशेष परिस्थिति में यूज़ करेंगे, मान लीजिए मुश्किल परिस्थिति में, तो उसको कहते हैं आकस्मिक निधि। क्या कहते हैं? यानी एक विशेष परिस्थिति, कोई आपातकालीन स्थिति में यूज़ करते हैं, उसको आकस्मिक पूंजी कहते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं कंटिजेंसी फंड। देखिए, कंटिजेंसी फंड, CONTIN, कंटिजेंसी, GENCY, कंटिजेंसी, आकस्मिक निधि। बहुत लंबा चौड़ा इसका व्याख्या और विश्लेषण है, लेकिन हम 2 वर्ड में लिखा रहे हैं आपको।
अचानक कोई ज़रूरत हो उसके लिए जो रखते हैं उसको कंटीजेंसी कहते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 267 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी व्यवस्था करता है, लिख लीजिए। भारतीय संविधान का 267वां आर्टिकल, जिसका क्लॉज 1 267/1 267/1 में कंटीजेंसी फंड का जिक्र है। इसका मालिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। 500 करोड़ का पहले था, पता नहीं कुछ बढ़ घट गया हो तो नहीं कह सकते हैं। ये 500 CR का कंटीजेंसी फंड। पब्लिक अकाउंट, मान लीजिए हमारी जो पब्लिक अकाउंट से खर्चा होगा, आगे हम पढ़ाएंगे बहुत सारी चीज़, तो उसमें पब्लिक अकाउंट वर्ड बोल दिया आपको समझ में नहीं आएगा। पब्लिक अकाउंट क्या? लोक लेखा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 266/2 266/2 में एक लोक लेखा की व्यवस्था है, इसको पब्लिक अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो संचित निधि है वो तो है ही, इसके अलावा जो प्राप्तियां होती हैं वह भी इसमें लोक लेखा में जमा होती हैं, ठीक है। जो भी आमद है कहीं ना कहीं से अलग तरीके से प्राप्तियां होती हैं वो भी, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ी, इसको आगे डिटेल में करेंगे। एक वर्ड आएगा आगे जाके MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसका हिंदी ही आसान है, मतलब अंग्रेजी ही आसान है, हिंदी बहुत टफ है। इसका तो हिंदी उच्चारण भी नहीं हो पाएगा। अति इष्ट राष्ट्र, मतलब आयरनी है कि आज भी पाकिस्तान भारत के मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में है। अभी हटा दिए, FATF के ग्रे लिस्ट में का तो शायद हटाया होगा। मतलब पिछले 2 साल तक तो था ही मोस्ट फेवर्ड नेशन। व्यापार के टर्म में होता है ये कि किसको हम ज़्यादा पक्ष लेंगे उसके बारे में। आयात निर्यात के संदर्भ में मोस्ट फेवर्ड नेशन उस देश को कहते हैं जिसके साथ हम जो है प्रायोरिटी पे व्यापार करते हैं। बहुत सारे देश जो पड़ोसी देश हैं, भारत भी, चीन भी MFN में है, ठीक है, मोस्ट फेवर्ड। चलिए लिखिए, बेस रेट तो पता ही है। एक वक्र पूछता, कर्व लिखिए, वेबरिज कर्व, वेबरिज का स्पेलिंग लिख लीजिए, वेबरिज कर्व लिखिए। इसका हिंदी में ही लिखवा रहे हैं। किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच, क्या 2 स्तर इसमें, एक बेरोजगारी का स्तर और दूसरा है रोजगार की उपलब्धता। इसके बीच जो ग्राफिकल रिलेशन होता है और जो कर्व बनता है उसी को बेवरेज कर्व बोलते हैं। बेरोजगारी और रोजगार के ग्राफ को बोलते हैं, बोल दो ना। बेरोजगारी और रोजगार का जो ग्राफ है, ग्राफ में तो वक्र पैदा होगा ही ना। बेसिकली यह एक दूसरे का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। हैं? क्या होगा? रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी विलोम होगा, उल्टा होगा। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। क्या निशान समझ में आ गया? कि ग्राफ का जो कर्व है, ग्राफ का कर्व, ठीक है। द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। ई गवर्नेंस बताने की जरूरत नहीं है किसी को। ई कॉमर्स कुछ जरूरत नहीं है। अरे ई गवर्नेंस क्या है? जहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को गवर्नेंस में यूज़ किया जाता है शासन में, ई गवर्नेंस है। ऐसे ई कॉमर्स क्या है? जहाँ इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाए, ई कॉमर्स है। इनविजिबल मद क्या होता है? अदृश्य मदें। सॉफ्टवेयर के थ्रू जो काम होता है उसको अदृश्य मद कहते हैं, इनविजिबल आइटम्स। इसको लिख लीजिए, ये हो सकता है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएं। दे दें, लिखिए इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स अदृश्य मदें। विदेशी लेन देन के, लिखिए मद, हाँ मद मतलब आइटम, अदृश्य मद। लिखिए विदेशी लेन देन के चालू खाते में, यानी करेंट, चालू खाते क्या बोलते हैं? करेंट अकाउंट में निजी अंतरण, यानी पर्सनल ट्रांजैक्शन। सॉफ्टवेयर का जो आयात निर्यात होता है उसको भी इसमें शामिल करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सॉफ्टवेयर से संबंधित लेन देन, पर्यटन यानी कि टूरिज्म से जुड़े हुए लेन देन, सब इनविजिबल आइटम है। 3 हो गया।
विदेशी करेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन, सॉफ्टवेयर संबंधी लेन देन और पर्यटन से संबंधित लेन देन, निवेश भुगतान, इतना ही लिखे ना, निवेश इतने, ये सब अदृश्य मद का है, ऐसा और भी हो सकता है। केपीओ समझते हैं आप लोग? केपीओ क्या होता है? केपीओ, केपीओ, व्हाट इज केपीओ? केपीओ आप बताइए, आप तो लीगल फील्ड से जुड़ी हुई हैं। कोई आ जाएगा क्राइम करके तो केपीओ आपको पकड़ना पड़ेगा। केपीओ में है क्या? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब कॉल सेंटर। कॉल सेंटर का नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ जो कॉल सेंटर होता है ना, वह बीपीओ उसी का एडवांस वर्जन हो गया केपीओ। जैसे वो बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स करता है बीपीओ, और जो नॉलेज नॉलेज बेस्ड प्रोसेस को आउटसोर्स करता है उसको केपीओ कहते हैं। केपीओ हो गया जिसमें ज्ञान आधारित सेवाओं जैसे कि वकालत, सबसे पहले इसीलिए हम आपको नाम लिए थे। जैसे वकालत है, अब मान लीजिए केनिया में कोई मामला फंस जाएगा लीगल, तो आपकी सेवाएं ली जा सकती है, ली जा सकती है ना, ऑनलाइन भी ली जा सकती है, क्योंकि केनिया का कानून और हमारा कानून लगभग बहुत सारी समानता है उसमें। नामीबिया में भी होगा तो लिया जा सकता है। हमारे एक टीचर थे लॉ के, वो नामीबिया के संविधान का ड्राफ्ट किए थे, सीएम जरीवाला। तो ये नॉलेज प्रोसेस का आउटसोर्सिंग होता है। आजकल तो देखिएगा यहाँ बैठा हुआ आदमी भी कहीं और का केस लड़ सकता है, दैट इज़ आउटसोर्सिंग ऑफ नॉलेज। अब होंगे ही, पता याद नहीं, जरीवाला बहुत बड़ा नाम। लिखिए आईपीओ, व्हाट इज आईपीओ? पब्लिक नहीं, प्राइस। लिखिए पब्लिक ही होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये अब जैसे कि जो शेयर कोई कंपनी जारी करती है ना, तो उसी को आईपीओ कहते हैं। इतना हिंदी में टफ कर देता ना लिखने में, इतना सिंपल चीज़। आईपीओ क्या है कि भाई किसी कंपनी का शेयर है, लिस्टिंग हुआ कंपनी का, बीएसई में लिस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकता है? 2 जगह, एनएसई में या बीएसई में, ठीक है। एक को सेंसेक्स कहेंगे, एक उधर में निफ्टी रहता है। तो उसी शेयर में आप जो वैल्यू पे खरीदेंगे, इनिशियली जो वैल्यू आपको ऑफ़र किया जाएगा, कई बार 5 रुपये का होता है, कई बार 10 रुपये का होता है, कहीं कहीं वो ज़्यादा भी होता है, इसी को आईपीओ कहते हैं। कोई कंपनी आईपीओ जारी करके क्या करती है? पैसा रेज करती है, फंड रेज करती है। मान लीजिए 1 करोड़ आदमी 100 रुपया का ले लिया शेयर, उसका 1000 का ले लिया, 1000 रुपये से कम का क्या कोई शेयर लेगा? तो 1000 करोड़ आ गए ना मार्केट से। और ये जो 1 करोड़ लोग हैं, उसके कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, यानी कंपनी के नफ़ा में उनका नफ़ा होगा, कंपनी के नुकसान में उनका नुकसान होगा। तो फिर क्या होगा? कंपनी एक मीटिंग करेगी, उसको क्या बोलेगा? गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होगी, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में होते थे। तो इसमें से भी जो ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होंगे, जिन्होंने ज़्यादा ले लिया है शेयर, वो लोग, उसमें से सेलेक्टेड लोगों को वो मीटिंग में भी बुलाया जाएगा कि भाई आप हमारे कंपनी के ऑनर्ड शेयर होल्डर हैं, तो आप 20 में आइए। और जब कंपनी दिवालिया हो जाएगी, तीनों भी दिवालिया हो जाएगी उसके साथ साथ। तो आईपीओ बहुत अच्छा होता है, बशर्ते मिल जाए और जिसका प्रोस्पेक्ट हो। जैसे शेयर में क्या होता है ना, आप पैसा लगाएंगे तब तक लगाते रहेंगे जब तक नुकसान नहीं होगा, बाहर तब आएंगे नहा धोवा के जब नुकसान हो जाएगा। यही दिक्कत होता है। ऐसे पैसा मान लीजिए आज आपने 1 लाख रुपया लगाया और आपको ब्रोकर बोला कि 1 लाख का 1.5 लाख हो गया, तब क्या कीजिएगा? लगा दो, फिर लगा दो। ये कभी नहीं कहेगा आप उसको निकाल लो। तो 1 लाख का 1.5 लाख हुआ, 1.5 लाख को भी लगा दिए, लेकिन अब बोला सर हो गया 70,000, बोला अभी वेट करो, बढ़ेगा 1 लाख से ऊपर जाएगा तो सर 50 हो गया, अब क्या करोगे? अब तो वेट करने के लिए कोई उपाय नहीं है। 25 हो गया सर, अब 25 से लेकर निकल जाओ, क्या करोगे? आईपीओ हो गया। उसी तरह से एक वर्ड आया था इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। कोई बता सकता है क्या होता है? तो कम से कम बताइए, आप बताइए, बोलिए। जब ये बताइए, गलत शब्द निकल के कुछ गलती नहीं ना करेगा। गलत शब्द निकलेगा तो कुछ गलती निकल जाएगी वहाँ।
सही हो जाएगा तो अच्छा है। वही ट्रिकल डाउन थ्योरी जो बताया ना, ट्रिकल डाउन थ्योरी से जो विकास होगा वो समावेशी विकास ही होगा, ठीक है ना। मतलब जिसमें आर्थिक विकास की जो भी क्रिया है उस पर समाज के सबसे निचले वर्ग का भी अधिकार हो और उसको लाभ मिले, इसी को कहते हैं समावेशी विकास, यानी सबका साथ सबका विकास। ये कोई भाजपा का प्रचार नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात है। एक सेंटेंस है कि मंदी को दूर करने के लिए, यह एक वाक्य है, क्या वाक्य है? मंदी को दूर करने के लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मंदी क्या है? हैं? यही है, रिसेशन। लिखना, भले ही वह अनुत्पादक क्यों न हो। रिसेशन को दूर करने के लिए, ठीक है ना, रिसेशन को दूर करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अधिक मात्रा में निवेश करना चाहिए, भले ही वह निवेश अनुत्पादक ही क्यों ना हो, अनप्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव ही क्यों ना हो। इसका प्रतिपादन किया था एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था J.M. कीन्स। ये किसकी थ्योरी है? कीन्स की थ्योरी है। मान लीजिए पूछे कीन्स की थ्योरी क्या है, तो इसको कहते हैं KEENS तो काइंस हो जाएगा, KEENS होगा। और ठीक है, कीन्स की थ्योरी, लेकिन इसको कहते हैं पंप प्राइमिंग। क्या कहते हैं? इस थ्योरी को कहते हैं पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग, ये दिखता नहीं है क्या? वहाँ से दूर से दिख जाता है। इसी तरह से एक ये है पंप प्राइमिंग। अब पूछ दें पंप प्राइमिंग किसे कहते हैं तो क्या होगा? बिना कॉपी देखे बोलिए तो। व्हाट इज पंप प्राइमिंग? इंग्लिश में बोलो। इवन के बाद एग्जैक्टली, इसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्योंकि एक साथ ट्रांसलेट भी कर ले रहा है, सोच भी ले रहा है। कितना भी नन्ही सी जान पे कितना लोड दिया जाएगा, ठीक है। थक जाता है। तो इसी को कहते हैं पंप प्राइमिंग। यदि मेहनत के बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकला फिर भी कीप ऑन डूइंग, दैट इज पंप प्राइमिंग, ठीक है। एक सेंटेंस और बताते हैं। जैसे क्या ना, इकोनॉमिक्स का कुछ आपके अंदर में आचार विचार आएगा, ठीक है। ये लग रहा है ना इकोनॉमिक्स के क्लास टाइप का, कुछ फीलिंग आ रहा ना अलग से कि नहीं आ रहा है? चलिए क्या चलिए अगला एक सेंटेंस बोलते हैं कि विकसित देशों द्वारा, लिखिएगा मत अभी सुनिएगा, विकसित देशों द्वारा पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करना एवं श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना। समझ आया? विकसित देशों द्वारा पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करना और श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना, तथा श्रम प्रधान देशों द्वारा श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात करना और पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विरोधाभास कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधाभास। अब फिर से समझिए, रिपीट करें। विकसित देश, दो चीज़ है इसमें। एक क्या है? विकसित देशों द्वारा पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करना तथा श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना। एक बात हो गया, ठीक है। फिर है कि श्रम प्रधान, जब विकसित देश तो वो काम कर लिया, और श्रम प्रधान देश क्या कर रहा है कि श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है। देश भी श्रम प्रधान और आयात भी श्रम प्रधान का। और क्या कर रहा है? पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। जो विकसित देश है वो क्या कर रहा है? श्रम प्रधान का निर्यात कर रहा है और आयात किसा कर रहा है? पूंजी प्रधान। यानी जो देश जो है उसी का आयात करे और जो नहीं है उसका निर्यात करे। इसको क्या कहेंगे? पैराडॉक्स, विरोधाभास। यह थ्योरी दिया था लियोनतिफ ने। स्पेलिंग है उनका, लिखिए LEON, पलीन का नाम लिखिए,
LEONTIEF, लियोनटिफ, इसको कहते हैं लियोनटिफ पैराडॉक्स, लियोनटिफ विरोधाभास। और अब इस सेंटेंस हम बोलेंगे नहीं, आप लोग को जो याद आ जाए वही लिख लीजिएगा। इस सेंटेंस मान लीजिए 4 बार हम बोले हैं, उसके बाद भी बोल के ही लिखवाना पड़े तो फिर ये दूध को कोसी लगा के लिखने का क्या फ़ायदा है? कोई फायदा है? ये इससे क्या ना विकसित होगा आपका सोच, आपको याद समझ में आ रहा है? दो तो बात है, विकसित देश है तो पूंजीगत चीज़, और श्रम प्रधान देश है तो श्रम प्रधान चीज़, दोनों को उसको करना चाहिए निर्यात, तो कर रहा है आयात। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन। चलिए आगे बढ़िए। जेंडर बजटिंग से क्या समझते हैं? जेंडर बजटिंग, ये लिख लिया आप लोग की बाकी है, लिख लीजिए। पर मेरा एक दोस्त था, अभी प्रोफेसर है झारखंड में, वो 1994-95 में देखता था टीवी कॉमन रूम में हॉस्टल के, तो जब भी न्यूज़ में थोड़ा सा लास्ट में नहीं इकोनॉमिक्स का आता था न्यूज़, सेंसेक्स वगैरह समझ, आज सेंसेक्स गिरा, ये हुआ, तो माथा धर के बैठ गया। उस समय उसको कुछ समझ में नहीं आता था, बाकी किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। +2 का लड़का अभी गया है, पहला पार्ट 1 में पढ़ा रहा, उसको क्या समझ में आएगा सेंसेक्स, लेकिन जब सेंसेक्स आना बोला और आज तो डूब गए एकदम, बर्बाद है, तो सब लोग कितना लगाया है कहने का मतलब है कि कुछ अच्छा टर्म से जो यूज़ करते रहिए, लगेगा कि आप ज्ञानी हैं। जेंडर बजटिंग वैसा ही टर्म है। जेंडर बजटिंग, जैसे किसी बजट में महिलाओं के लिए स्पष्ट रूप से बजट का प्रावधान हो, इस उल्लेख के साथ कि उनके विकास के लिए अलग से ऐसा किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जेंडर बजटिंग। समझा? जैसे मान लीजिए घर का बजट बन रहा है और आर्थिक घर का स्थिति खराब है, तो उसमें क्या होगा कि हो जाएगा भाई चलो जो महिला है उसका ज़रूरत पहले पूरा कर दिया जाए, नहीं पुरुष अपने आप को पीछे रख लेगा, एक हाफ शर्ट एक फुल पैंट पे अपना काम चला लेगा, लेकिन वो तो करना ही पड़ेगा। इसको जेंडर बजटिंग कहते हैं, यानी किसी बजट में महिला के लिए विशेष प्रावधान होना स्पष्ट इंगित करते हुए उसको जेंडर बजटिंग कहते हैं। यदि इसको भाषा में लिखेगा तो बजटीय संसाधनों के आवंटन में महिलाओं के हितों का यदि ध्यान रखा जाए तो उसको जेंडर बजटिंग कहते हैं। एलोकेटिंग द while allocating the allocating the बजटीय क्या होता है बजटरी रिसोर्सेज। ठीक है, आगे लिखिए। आप लोगों के पास प्लास्टिक मनी है? कहाँ है? आपके पास है प्लास्टिक मनी? लिखिए। एटीएम ही केवल प्लास्टिक मनी नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड भी होता है। आजकल ज़्यादा प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को ही कहा जाता है। कई ऐसे ट्रांजैक्शन है जो एटीएम रहेगा तब भी आप नहीं कर पाइएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड रहेगा तो लगभग सारे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेट्रो कार्ड नहीं, पेट्रो कार्ड पेट्रोल वगैरह के लिए जो आजकल अलग से केवल पेट्रोल में उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट्रो कार्ड। वो सब भी प्लास्टिक मनी है। व्हाट इज एनपीए? हैव यू गॉन थ्रू द वर्ड? व्हाट इज दिस? कैन यू एक्सप्लेन इट? व्हाट इज एनपीए? तो कौन एनपीए है? हम एनपीए कि तुम एनपीए? नहीं, हमारा पैसा एनपीए हो गया। हमारा जो पैसा है, ना तुम एनपीए ना हम एनपीए, पैसा हो गया एनपीए। मतलब माई एसेट्स आर नॉट परफॉर्मिंग। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां, हिंदी में आसान लग रहा है ना? हिंदी में आसान है ना? गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां, डेट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी आपने लोन लिया और लोन का किस्त नहीं चुका रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनपीए। स्वीट शेयर क्या होता है? व्हाट इज स्वीट शेयर?
ये सब क्वेश्चन आएगा, मतलब ये जो कुछ कुछ लिखा रहा है ना एकदम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्वीट शेयर, SWEETSHARE, स्वीट शेयर, व्हाट इज स्वीट शेयर? मतलब परीक्षा वाले में डायरेक्ट आ जाता तो कैसा लगता है? स्वीट शेयर आता, 4 ऑप्शन देता है, जो मिठाई दुकान वाला शेयर दे, या फिर ऐसे शेयर जिनमें नुकसान की संभावना कम हो, ऐसा शेयर जो कि बड़ी कंपनियों का शेयर हो, और ऐसा शेयर जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती हो, लास्ट वाला ये, ठीक है। ये आप लोगों ने कमज़ोर ऑप्शन करके चुन लिया। मतलब अच्छे से अपने ही शेयर, कंपनी क्या करती है कि मिठाई का डब्बा देना होता है ना अपने एम्प्लॉय को, तो उसके बदले शेयर दे दे, यानी व्हेन शेयर्स आर गिवन इन प्लेस ऑफ स्वीट्स, दैट इज कॉल्ड स्वीट शेयर। ये लिखना नहीं है, ये हम आपको कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं। जैसे कि दे देती है क्या, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू एडिशन करना है या उसको सैलरी बढ़ाना, उसके बदले क्या क्या कुछ शेयर उसको दे दिया, दैट इज कॉल्ड स्वीट शेयर, ठीक है। जो कंपनी के कर्मचारियों या किसी अन्य को रियायती मूल्य पर आवंटित किए जाते हैं या शेयर कम दाम पे दिए जाते हैं। मान लीजिए शेयर का वैल्यू है 100 रुपया, तो उसको देगा 70 रुपया पे, ताकि उसको 30 रुपया का वैल्यू एडिशन उसी दिन मिल जाए, उसको भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा और इसको भी लगा कि हमको कुछ मिल गया, तो उसको तो कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 70 रुपया। यही तो स्वीट शेयर है। चलिए ये बताइए कि आप लोग सामान खरीदते हैं तो उस पर एग मार्क लगा होता है, किसी पर इको मार्क लगा होता है, किसी पर हॉल मार्क लगा होता है, किसी किसी चीज़ पे इको मार्क लगा होता है। तो ISI तो समझते ही हैं क्या होता है, भारतीय मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, ठीक है। यह 95 से है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एग मार्क खाने पीने की चीज़ों पे गुणवत्ता में है, कृषि उत्पादों पे लगता है एग मार्क, खाने पीने मत लिखिएगा कृषि उत्पादों पर एग मार्क। यह 86 से है, खाद्य तेलों पर भी होता है, वेजिटेबल ऑयल पे होता है, ठीक है ना। FSSAI खाद्य पदार्थों पे, FSSAI। एग मार्क अभी भारत में फ़िलहाल 205 चीज़ों पे लगाया जाता है, 205 प्रोडक्ट्स हैं इस पर एग मार्क लगाया जाता है। इको मार्क जिन चीज़ों पे लगाया जाता है वह इको फ्रेंडली होते हैं, यानी जिनको बनाने में पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया गया है, यानी कि पर्यावरण फ्रेंडली होते हैं, जो पारिस्थितिकी को यानी इको सिस्टम को कम से कम प्रभावित करते हैं। और हॉल मार्क सोने आभूषणों का गुणवत्ता है, 1986 से है ये। 86 का एक अधिनियम है, उसी को प्रोलॉन्ग किया गया 2000 में, मतलब ठीक है ना, यानी उसको BSI कहते, क्या कहते थे, BIS अधिनियम 1986 के तहत, लेकिन इसको ज़्यादा एस्टेब्लिश किया गया कब, 2000 में। FDI बताना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक अलग से बना के, मान लीजिए आप कुछ शेयर इसमें, कुछ प्रोडक्ट इसमें, कुछ इन्वेस्टमेंट SIP में, तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीनेशनल कंपनी भी नहीं बताना पड़ेगा। ICOR बताए थे, इसमें लिखा हुआ है। वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात, ठीक है। फिर लिखिए हवाला पता है, लिखना पड़ेगा। हवाला का कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे मान लीजिए पैसा मूल रूप में ट्रांसफ़र न होके, जैसे मान लीजिए हम मुंबई में हैं और वहाँ हमने कोई काम किया और उस काम के बदले हम यहाँ पे पेमेंट चाहते हैं पटना में, तो वहाँ पर फ़ोन के जरिए पैसा यहाँ पहुँच जाएगा और हमको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी पैसा पहुँच गया है, दैट इज़ कॉल्ड हवाला। या कहीं ना कहीं से टैक्स का इवेजन है। नकली विधि पहुँचा जाता था। तो यह बाईपास करता है, क्या करता है, किसको, फॉरेन एक्सचेंज को भी। मान लीजिए विदेश में हुआ, वहाँ पर काम कर लिया और यहाँ ट्रांजेक्शन हो गया, तो पैसा तो सीमा पे आता तो टैक्स लगता, अब सीमा को पार नहीं किया और दोनों का काम हो भी गया, तो वो हवाला कहते हैं। समझा गया। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है, व्हाट इज फ्रिंज बेनिफिट, लिखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, FRINGE, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट हिंदी में लिखते हैं अनुषंगी हित लाभ, अनुषंगी हित लाभ।
ये आप लोग चूँकि LSW भी आप लोग में से बहुत लोगों का सब्जेक्ट है, तो बहुत बार ये शब्द उसमें आता है, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है? जो एम्प्लॉयज़ को कोई कंपनी छोटे मोटे अतिरिक्त लाभ देती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को वेतन और भत्ते के अलावा जो छोटे मोटे सहूलियत लाभ देती है कि चाय समोसा मिलेगा, अखबार मिलेगा, इसको पढ़ने का, इसका कपड़ा मिलेगा, इतना नहीं होता है, बहुत सारा चीज़। तो दीज आर कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी वेतन के अलावा जो मिलता है ना नियोक्ता के द्वारा, किसको? एम्प्लॉय को। मूर्त और अमूर्त संपत्ति में क्या फ़र्क होता है? बोल, कई बार आएगा मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति, टेंजिबल प्रॉपर्टी और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल किसको कहते हैं? इसको टेंजिबल कहेंगे। जिसको छू सकते हैं ना, दैट इज टेंजिबल। जिसको छू नहीं सकते हैं वो नॉन टेंजिबल। यही इसका डेफिनेशन है। टेंजिबल आर दोज गुड्स विच कैन बी फेल्ट बाय द टच, जिन्हें देख के छुआ सकते, जैसे कि जमीन, मकान, मशीन, माल, पैसा, फर्नीचर, मोटर गाड़ी, ये सब टेंजिबल गुड्स हैं। इसको उल्टा भी कहते हैं नश्वर। जो नश्वर है वो सब टेंजिबल। भाई चल अचल, मूर्त अपूर्त। और दूसरा क्या है? जैसे कि पेटेंट, हमारी बहुत ख्याति है, इसको कोई छू सकता है? ख्याति को छू के महसूस नहीं कर सकते हैं कि देखे ख्याति कैसा है आपका, हैं? ख्याति गल रहा है कि नहीं गल रहा है? ख्याति बढ़ रहा है, फेमस हैं, जो फेमस हुए आप। तो ये हुआ पेटेंट। इसका पेटेंट हमारे पास है, तो पेटेंट को छू सकते हैं? क्या पेटेंट है, कैसा पेटेंट नहीं। तो ये सब व्यापारिक चिन्ह, किसी चीज़ का व्यापारिक चिन्ह भी इसी में आता है, अमूर्त में है। कॉपीराइट क्लेम, ये सब इसी में आता है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब डिस्काउंट का प्रकार, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। मानव विकास सूचकांक भी आप लोग समझते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या समझते हैं? इसमें दो गुण, इसमें किन किन आधार पर इसको नापा जाता है? यही मेन है। इसका आकलन संबंधित देश में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के स्तर और वास्तविक आय, तीन चीज़। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और वास्तविक आय। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और वास्तविक आय, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन प्रत्याशा मतलब पैरामीटर और हैं। अब इसमें क्या किया? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इसके आधार पे जो निकाला था सूचकांक, उसको HDI बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? ऑप्शन में एग्रीकल्चर देता है, एग्रीकल्चर मार दीजिएगा, नहीं। प्राइमरी आएगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। पूंजी बाजार का वह भाग जहां इक्विटी शेयर एवं ऋणों के नए निर्गमन तथा वित्त के दीर्घकालीन स्रोत उपलब्ध होते हैं, प्राथमिक बाजार कहते हैं। जहां इक्विटी शेयर, जहां पर मतलब शेयर जहां पहली बार खरीदने और बेचने के लिए उपलब्ध रहता है, उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर शेयर इज ट्रेडेड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। क्लियर है? वेयर शेयर इज बीइंग ट्रेडेड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। गिल्ट एज मार्केट क्या होता है? गिल्ट एज, गिल्ट एज, GILTEDGE, गिल्ट एज। यहाँ गिल्ट एज मार्केट, गिल्ट एज बाजार, गिल्ट एज होता है जो, जैसे कि प्रतिभूति किसको कहते हैं पता है? तुमने कुछ ज़्यादा ही देर छोड़ दी हो, बहुत ताकत चाहिए पढ़ने के लिए, इतना आसान नहीं है ये। यह इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना, समझ गया? अभी नहीं कि छोड़ के भाग जाना है, डूब के जाना है। प्रतिभूति क्या कहते हैं? व्हाट इज प्रतिभूति? इसमें से नहीं पूछ रहे, ऐसे आपका नींद तोड़ेंगे। प्रतिभूति जब मनी नहीं हो, जैसे कि मान लीजिए हम कोई LIC वाला बंदा हमारे पास आया, LIC करके बोला कि आपका 1 लाख LIC कर दिया और एक कागज़ दे दिया, तो वो कागज़ जो है ना वही प्रतिभूति है, दैट इज बॉन्ड। तो किसी भी आर्थिक लेन देन के बदले दिया जाने वाला प्रपत्र जो एश्योरेंस देता हो, दैट इज कॉल्ड प्रतिभूति, सिक्योरिटी।
जीडीपी वाला बात कर रहे हैं। बस लेके बैठे रहिए। तो गिल्टेज मार्केट में प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। आप लोग जो है ना कुछ वर्ड लिखवा देते हैं, उसको ढूंढ के लाइएगा, हार नहीं मानना है। वर्ड भी चलिए ठीक है, कोई नहीं। NAV क्या होता है? NAV नेट एसेट वैल्यू। ब्लैक मार्केट क्या होता है? ब्लैक मनी क्या होता है? बफर स्टॉक क्या होता है? बुल्स एंड बेयर्स क्या होता है? मंदड़िया और तेजड़िया। हाँ, HRIDAY हृदय, ये क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या होता है? सेंसेक्स क्या होता है? SIP क्या होता है? हिंदी वाला बोलेगा सब अंग्रेजी में ही बोलने लगे। नहीं, अब हिंदी में लिखिए, साख संकुचन क्या होता है? लिखिए क्रेडिट स्क्वीज। क्रेडिट CREDIT SQUEEZ। क्रेडिट स्क्वीज को ही कहते हैं साख संकुचन। डिविडेंड क्या होता है? लाभांश। अवमूल्यन क्या होता है? डीवैल्यूएशन। और मुद्रा संकुचन क्या होता है? मुद्रा संकुचन मतलब डिफ्लेशन। मुद्रा स्फीति क्या होती है? मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन और मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन। पिछले बार हॉट मनी पूछा था ना, इस बार हो सकता है हार्ड। हॉट मनी किसे कहते हैं? हॉट मनी। BPSC पूछा था हॉट मनी। अब लिखिए हार्ड करेंसी क्या होता है? ऐसे अभी भी बता सकते हैं हॉट करेंसी क्या होता है? ऐसी विदेशी मुद्रा जो शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति से युक्त होती है, यानी कि थोड़ा देर में काम करके चल जाएगी, हाथ गर्म हो जाएगा आपका, लेकिन उसमें जिस स्थान पर जाएगी उसमें लाभ की भी संभावना ज़्यादा रहती है। दैट इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा मुद्रा हो सकता है, वो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होगा। हार्ड करेंसी हो गया। रिसेशन तो लिख ही चुके हैं आप लोग, लिखिए रिसेशन। मंदी। लीगल टेंडर से लिखना नहीं है। लीगल टेंडर से आप क्या समझते हैं? वैसा मनी जिसको गवर्नमेंट ऑथराइज की हुई हो, ये आपको ये मतलब यहाँ इसमें इस देश में चलन में रहेगा। तो भारत का लीगल टेंडर क्या है? ये अगर क्वाइन में किया जाए तो 1, 2, 5 और ऐसे रहे तो 1 रुपी नोट। देखिए लीगल टेंडर होता विधि ग्राह्य मुद्रा, ठीक है। जैसे रुपया नेपाल एवं भूटान में विधि ग्राह्य है या नहीं? जैसे रुपया जो है नेपाल और भूटान में लीगल टेंडर है कि नहीं? लीगल टेंडर है। 1 रुपये से अधिक मूल्य के सिक्के एवं नोट असीमित संख्या में लीगल टेंडर है। 1 रुपये का सिक्का जितना भी हो जाए वो सब लीगल टेंडर है कहीं पर भी। जबकि 50 पैसे का सिक्का मात्र 10 रुपये तक के भुगतान के लिए लीगल टेंडर है। अब उसको कंट्रोल कर किया होगा, क्योंकि लोग देने लगे थे कि मान लीजिए किसी को 1 लाख का पेमेंट करना है, जाके 1-1 रुपया दे दीजिए, तो नहीं, उसमें एक कर्व है कि यहीं तक वो लीगल टेंडर है और यहाँ से ऊपर नहीं है। रिफ्लेशन लिखिए क्या होता है? एक अलग तरह की अवस्था है। सॉफ्ट करेंसी क्या होता है? सॉफ्ट करेंसी जिस मुद्रा का मांग के तुलना में आपूर्ति अधिक हो, तो सॉफ्ट करेंसी। लिखिएगा ग्रिशम का नियम। इकोनॉमिक्स में एक नियम है ग्रिशम का नियम, GRESHAM, ग्रिशम। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। लॉकआउट क्या होता है? ले ऑफ क्या होता है? ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। एक लिखिए एड वेलोरम, ADVALOREM। एड वेलोरम क्या होता है? VALOREM, AD, केवल AD। ऐसा टैक्स जो मात्रा के आधार पर न लगा के किसके आधार पर लगाते हैं? मूल्य के आधार पर, उसी को एड वेलोरम कहते हैं। एक और वर्ड लिख लीजिए आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज ARBITRAGE, आर्बिट्रेज। डंपिंग क्या है? तो एंटी डंपिंग उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए 2-4 और रहेगा तो कल हम लिखवा देंगे, बाकी इतना ढूंढ के लाइएगा आप लोग। हाँ, सेंसेक्स क्या होता है? इतना महत्वपूर्ण शब्द है। सेंसिटिविटी इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। व्हाट इज सेंसिटिविटी? संवेदी सूचकांक। किस चीज़ का संवेदी? देखिए जो आपको लगा ना इकोनॉमिक्स, जैसे कि इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स के क्लास में ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक्स के क्लास में आप थोड़ा सा उसके साथ इंटरेक्टिव रहिएगा तो नींद गायब भी हो सकता है। सेंसेक्स क्या है? जैसे कि मान लीजिए जितनी कंपनियां हैं तो उसमें टॉप 30 कंपनीज का शेयर का कुल मूल्य को जोड़ देते हैं ना, उसी को सेंसेक्स कहते हैं। अब ये जोड़ेगा तो मान लीजिए उन कंपनियों में यदि विचलन होगा तो ऊपर जाएगा, यदि उनका वैल्यू गिरेगा तो नीचे जाएगा। यानी कि जब बड़ी कंपनियों में उछाल और गिरावट देखा जा रहा है तो
तो उसके अकॉर्डिंग छोटी कंपनियां भी दहशत में आती हैं या खुशी मनाती हैं। बात समझाया? तो सेंसेक्स इज क्यूमुलेटिव एडिशन ऑफ ऑल द 30 कंपनीज कंबाइंड टुगेदर विच आर बेस्ट कंपनीज इन द लिस्टेड। समझाया? तो लोग सेंसेक्स ऊपर जाता है, मतलब कि सब अच्छा कंपनी अच्छा कर रहा है तब ना ऊपर जा रहा है, तो उस समय परचेज कर लेता है, और नीचे आएगा तो लोग सेल कर लेगा, तो जब सेल करेगा तो और नीचे आ जाएगा। मंजड़िया और तंजड़िया जो आया, बियर एंड बुल्स में क्या फ़र्क है? जैसे बुल्स क्या करते हैं, मार्केट के ऊपर ले जाते हैं, बुल्स ऊपर ले जाते हैं। तो बुल्स क्या है? जैसे हर्षद मेहता क्या था? बुल था। ऐसे लोग जो मार्केट के ऊपर जाने का इंतजार करते हैं, लोअर प्राइस पे शेयर खरीदते हैं और मार्केट को किसी न किसी बहाने से ऊपर ले जाने का इंतजार करते हैं। जब ऊपर जाता है तो उसको सेल आउट करते हैं। और बियर्स क्या है? वो इंतज़ार करते हैं कि मार्केट कब नीचे आए, और उसमें शेयर में बहुत सारा ऑप्शन होता है। एक को कहते हैं कॉल, एक को कहते हैं पुट, एक को कहते हैं फ्यूचर, एक को कहते हैं ऑप्शन। तो जैसे मान लीजिए एक सिंपल थ्योरी बता रहे हैं कि मान लीजिए आपने कोई शेयर है 100 रुपये का लेवल पे आप खेल रहा है, और आपने उसका शेयर ले लिया है, पुट ले लिया है कि 80 रुपये पे जब आएगा तब हम बेचेंगे। तो उसमें आपको क्या है कि यदि 80 पर वो आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन किसी ने किया कि नहीं, ये यदि 120 पे जाएगा तब हम बेचेंगे, आपने 120 का उसके लिए कॉल लिया हुआ है, इसी को फ्यूचर ऑप्शन कहते हैं। यानी आप भविष्य पर दाव लगा रहे हैं। ये दाव लगाने जैसा है, ये नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग नहीं है। तो जब वो 120 जाएगा तो कॉल वाले को फ़ायदा होगा, और जब यदि 80 पर आएगा तो पुट वाले को फ़ायदा होगा, मल्टीपल टाइम्स फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। मतलब 50,000 का 2 लाख भी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो ऊपर ले जाने की प्रवृत्तियाँ जितना होंगे उनको कहते हैं बुलिश एक्टिविटीज़। क्या कहेंगे? बुलिश एक्टिविटीज़। और नीचे लाने की जितनी प्रवृत्ति होंगी उनको तो बियर्स एक्टिविटीज़। तो हर्षद मेहता का स्कैम आप लोग में से कितने लोग जानते हैं? जो 9,200 करोड़ का स्कैम था उस समय, नहीं गलती क्या थी? मतलब हर्षद मान लीजिए शेयर ट्रेडिंग में क्या ऐसा किया कि उसको जेल हो गया? कंपनी वाला क्या करता था ना, वो जितना बड़ा कंपनी, तो उस घोटाले को कहते हैं प्रतिभूति घोटाला। वही रिसीट पर वो खेलता था। जैसे मान लीजिए शुक्रवार को बंद हो गया तो 2-3 दिन के लिए वही शुक्रवार के दिन वो खेल करता था, और मंडे को सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती थी, और प्रॉफिट बुक करके उसमें इसको वो शामिल कर लेता था। और यही जो मंदड़िया था वो उसका क्या नाम है जो हाईलाइटेड हुआ था? इसी तरह का कुछ नाम था, पारिक, हम केतन से मिस कर रहे होंगे, लेकिन सम पारिक। तो वो बुलिश एक्टिविटी न करके बियरिश एक्टिविटी, यानी कि नीचे जाने का इंतजार करता था। जैसे मान लीजिए शुक्रवार को मेरा कोई बैंकर दोस्त हो और हमको अपने बैंक का 200 करोड़ रुपया देते, ठीक है, और शुक्रवार को हम 200 करोड़ रुपया लगा दिए शेयर में, तो शेयर तो अगले दिन खुलेगा, तो इस 2 दिन में इतना ना हाइप क्रिएट करवा दिया गया कि हमारा शेयर चला गया 50 रुपया 100 रुपया ऊपर। तो यदि 200 करोड़ पे 20% फ़ायदा मिल जाए तो कितना हो गया? 20 करोड़। यदि 1000 करोड़ पे हो जाए ऐसा काम तो हो जाएगा, और यह काम हर शुक्रवार को हो तब साल भर में कितना हो जाएगा? और इसमें मेरा पूंजी कितना लगा? कुछ नहीं लगा। यही खेल होता था। कुछ लोग मिले हुए रहते थे और इस तरह का वो लोग बुलिश एक्टिविटी करके ट्रेड को प्रभावित करते थे, और अल्टीमेटली पैसा किसी का लॉस नहीं हुआ। लेकिन पैसा कब पकड़ में आएगा? मान लीजिए आप गए हैं और अचानक ये लीक हो गया, इस तरह घटना, और अचानक वो 2000 करोड़ लगाया उसी दिन लीक हो गया, तो मालूम चला कि जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो जेन्युइन बैंक में पैसा है, वो गड़बड़ा जाएगा। यही गड़बड़ होता है। समझा गया बात? तो इसी में वो लोग गड़बड़ किए थे। चलिए, बहुत आप लोगों ने पेशेंस दिखाया, क्योंकि क्या है कि आगे देखिए अभी माहौल भारत का है। भारत के माहौल में जब छुट्टी वाला मौसम आएगा ना, तो आप यहाँ रह के भी कुछ नहीं कर पाइएगा, पढ़ नहीं पाइएगा। आगे फायर क्रैकर यदि हो रहा हो तो यहाँ बैठ के आप पढ़ नहीं सकते। इसलिए जब तक शांति व्यवस्था बहाल है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लीजिए, ग्लूकोज लेके आइए, पानी पी के पढ़िए, हम पानी पिला के पढ़ाएंगे, थोड़ा पढ़ लीजिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।